Kidney problems are becoming the silent killer. इंडिया नंबर 1 है इन डायबिटिक पॉपुलेशन। 50% of kidney problems are because of diabetes and uncontrolled blood pressure. हाइपरटेंशन को लोग बहुत लाइटली लेते हैं। ये किडनी की प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं? What about the life of the donor? कि एक मरीज को ठीक करने के लिए दूसरे को हम मरीज नहीं बनाते। Detect early and protect your kidney health. Welcome friends to another episode of Medicine Unmasked. We celebrate the World Kidney Day on March every year. Kidney problems are becoming the silent killer of Indian population. As per one recent survey done in 2023, 10% of Indians suffer from some form of kidney problems. This year, we are celebrating World Kidney Day with the theme, Are Your Kidneys Okay? How can we detect early and protect kidney health? Another data point that I want to give you is 1/3, 30% of kidney problems are because of diabetes and uncontrolled blood pressure. But ये दोनों बीमारियां किडनी की प्रॉब्लम्स तक कैसे पहुंचती हैं? आई हैव डॉक्टर अजय पाल सिंह विद मी टुडे. डॉक्टर अजय पाल सिंह इज a director of nephrology. He has experience of many years and we are going to talk about kidney health, किडनी के बारे में. तो अजय सर, थैंक यू. थैंक यू। तो हम कई बार अक्सर ही सुनते हैं कि प्रॉब्लम कुछ और थी, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, और अक्सर ये ज़्यादा सुनने में आ रहा है. तो ये किडनी की प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं? और मैं देख रहा हूँ यंगर एंड यंगर पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम्स. तो सही क्वेश्चन है सर आपका। बेसिकली हमारे पास जो नए पेशेंट्स आते हैं, कईयों को ऐसा पता ही नहीं होता कि उनको किडनी की डिजीज़ है। अगर अपन कारण के बारे में देखना चाहें तो जैसा आपने बताया कि शुगर और ब्लड प्रेशर ये इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, और अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले बताया कि इंडिया नंबर 1 है इन डायबिटिक पॉपुलेशन। चाइना को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया है। पर अभी भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को लेके जो अवेयरनेस या जो चीज़ होनी चाहिए हमारे बीच में, वो अभी भी नहीं है। डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन को लोग बहुत लाइटली लेते हैं और यूजुअली उसका ट्रीटमेंट वो प्रॉपर नहीं कराते हैं, और ट्रीटमेंट के अलावा ना वो रेगुलर चेकअप में रहते हैं। और जैसे आपने पहले बताया कि किडनी डिजीज़ साइलेंट किलर है। आपको कभी भी जब डिजीज़ शुरू होगी तो आपको कोई अलार्म नहीं आएगा कि भाई अब किडनी ख़राब होनी शुरू हो गई है। वो तो बेसिकली आप रेगुलर स्क्रीनिंग, रेगुलर टेस्ट, उसके माध्यम से ही आप देख सकते हैं। अगर आपको पता चलता है तो आप टाइमली उसको कर सकते हैं। एक समय के बाद में फिर जब अगर एडवांस स्टेज में चली जाती हैं किडनियाँ, या किडनी डिजीज़ एडवांस स्टेज में चली जाती है, तो उसके बाद में कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। कई बार उसके बाद में भी लोग इधर उधर कोई उनको एक तरह से बताता है, सांत्वना देता है, कोई कहता है मैं आपकी किडनी ठीक कर दूंगा, तो कई बार दूसरी ऐसी थेरेपीज़ में लोग चले जाते हैं और उनसे उल्टा अपना और नुकसान करा लेते हैं। तो मैं कई बार कुछ ब्लड टेस्ट लोग रिपोर्ट भेजते हैं कि मेरी पुरानी रिपोर्ट में, 6 महीने पुरानी रिपोर्ट में मेरा क्रिएटिनिन 1.4 था या नॉर्मल था, सामान्य था, और सडनली मेरा क्रिएटिनिन 6 महीने बाद में 2 हो गया। तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया मेरी किडनी फेल हो गई, एंड दे आर वेरी वेरी वरिड. सो ये जो एक क्रिएटिनिन एक टेस्ट है, इसके बारे में कुछ बताएं आपको. सर बिल्कुल, देखिए जो सबसे सिंपल टेस्ट है किडनी का, यूजुअली सीरम क्रेटिनिन है, जिसको हम सबसे पहले मेज़र कर सकते हैं। हालांकि किडनी डिजीज़ की जो प्रोसेस है वो क्रेटिनिन कम मतलब बढ़ने से काफ़ी पहले ही शुरू हो जाती है। तो एक तरह से अगर हम माने कि ये लेट मार्कर है, लेकिन चूंकि और कोई मार्कर्स अपने पास में नहीं है तो सबसे पहला मार्कर यही है। अब जैसे आपने बताया कि 1.4 से 2, तो 1.4 था वो नॉर्मल नहीं है,
अब भाई उस टाइम आपको देखना पड़ेगा 1.4 है वो आपका नॉर्मल नहीं है, उसी टाइम आपको कंसल्ट करना चाहिए था। या इसके अलावा कुछ अलग मार्कर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, वो होता है यूरिन रूटीन। सबसे पहले अगर यूरिन रूटीन या यूरिन माइक्रोएल्बुमिन आप देखेंगे और वो पॉजिटिव आता है, वो एक इनिशियल पार्ट है, क्रिएटिनिन के बढ़ने से काफ़ी पहले ये पार्ट आता है। तो सबसे पहले डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को अगर ऐसा क्रिएटिनिन बढ़ता है या उनको रूटीन में अपने यूरिन एग्जामिनेशन कराने चाहिए, और उसमें अगर प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि अब उनकी जो डिजीज़ है या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के कारण से गुर्दों पे असर पड़ने लग गया है। तो उसी टाइम अगर कुछ थेरेपीज़ हैं, कुछ ड्रग्स हैं, या कुछ डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल है, बीपी का अच्छा कंट्रोल अगर वो करते हैं, तो उसी टाइम हम उस डिज़ीज़ को वहाँ पे रोक सकते हैं और कई बार वो वापस ठीक भी हो जाती है। पर अगर आप इस स्टेज से आगे निकल गए हैं तो उसको रिवर्स करना मुश्किल रहता है। सो लेट्स से दैट मेरा क्रिएटिनिन 2 है, मैं 45 ईयर्स का हूँ, एक पेशेंट। तो मेरे पास में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आज क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्या ये एक किडनी फेलियर हो गई या एक आप कैसे किसी इस चीज़ को एक कॉमन पर्सन तक? हाँ सर, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। क्रेटिनिन अगर किसी का 2 आता है तो सबसे पहले हम लोग बाकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स में एक किडनी साइज़ देखते हैं पेशेंट की, यूरिन रूटीन कितना है, प्रोटीन यूरिया ज़्यादा है कि नहीं है, शुगर्स उनके डायबिटिक है नहीं है, हाइपरटेंसिव है नहीं है, और कई बार हम लोग किडनी बायोप्सी भी करते हैं। किडनी बायोप्सी इनिशियल स्टेजेस में कई बार होता है कि डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ के कारण से ही किडनी डिजीज़ हो। यूजली देखा गया है कि 28% में डायबिटीज़ के कारण से नहीं, कोई और ग्लोमेरुलर डिजीज़ होती है जिसके कारण से उनके किडनी पे असर पड़ता है। तो कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से यूजली आपको बायोप्सी करानी चाहिए। लोग क्या है कि बायोप्सी को एक मतलब एक है कि बड़ा ऑपरेशन है, कुछ होगा तो नहीं। देखिए कोई भी प्रोसीजर होता है तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन बायोप्सी यूजुअली बहुत ही सेफ़ है, सोनो गाइडेड होता है, और किडनी बायोप्सी में कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती। और उसको कराने का फ़ायदा ये रहता है कि हमें स्थिति पता चल जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि बाकी सारे जो टेस्ट होते हैं वो लेट स्टेजेस वाले हैं, किडनी के अंदर क्या चल रहा है, क्रॉनिसिटी क्या है, डायबिटीज़ के कारण से है, कोई दूसरी बीमारी है। अगर वो बीमारी ऐसी होती है जिसको अपन क्योर कर सकते हैं तो दैट इज़ द राइट टाइम कि बायोप्सी की, आपने उसकी जो भी थेरेपी हो दी, और कई बार वो किडनी डिजीज़ आपकी रिवर्स हो जाती है। तो अगर आपको कोई नेफ्रोलॉजिस्ट बताता है कि भाई किडनी बायोप्सी आपको की ज़रूरत है तो आपको बेहिचक करवा लेना चाहिए, बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। मेरा ये 1.4 से जो 2 तक का था ये रियल एग्जांपल है। मेरा फ्रेंड है, ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, अब वो प्रोफेशनल नहीं खेलते, बट ही हैड अ नी इंजरी एंड ही हैड बीन टेकन पेन किलर्स। तो दो एज अ डॉक्टर मुझे ये पता है कारण से है ये, बट he was shocked when I told him, because you have been taking painkillers for such a long time without any medical supervision, because over the counter कोई पेन किलर मिल जाती हैं। मैं इंटेंशन को नहीं जज कर रहा किसी भी आदमी के, बट व्हाट इज दिस विद पेन किलर्स एंड किडनी प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि केवल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के अलावा इंडिया में अगर देखा जाए तो किडनी डिजीज़ के भाई कई सारे कारण हैं। उसमें इन्फेक्शंस भी हैं, उसमें ड्रग्स भी हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स भी हैं, कुछ एक CKDU करके एक नई टर्म आई है जो यूजली एग्रीकल्चरल जो पॉपुलेशन है उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन पाई गई है, स्पेशली यंग बच्चों के अंदर। तो कई सारे कारण हैं जिस डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के अलावा भी जिसके कारण से किडनी डिजीज़ हो जाती है। स्पेशली जो राजस्थान गुजरात है जो कि ड्राई स्टेट माने जाते हैं, वहाँ स्टोन डिजीज़ बहुत कॉमन होती है। स्टोन डिजीज़ भी लोग यूजुअली जब तक सिम्टम नहीं आते तब तक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, और कई बार उसके कारण से भी दिक्कत होती है। तो ड्रग्स का डेफिनेटली एक रोल रहता है, और ड्रग में स्पेशली जो ये एनाल्जेसिक्स हैं क्योंकि ओवर द काउंटर हैं, इसके अलावा कई एंटीबायोटिक्स है, स्पेशली अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप वाले जो एंटीबायोटिक्स है जो यूजुअली काफ़ी कॉमनली, क्योंकि बहुत सस्ते भी हैं, इजीली अवेलेबल हैं, तो राउंड द मतलब काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब भी कारण होते हैं जिसके कारण से गुर्दे डैमेज होते हैं।
स्पेशली जो पहले से ऑलरेडी बॉर्डर लाइन या हाई रिस्क रहते हैं। हाई रिस्क में हम लोग जैसे बच्चे हो गए, ओल्डर एज हो गई, अंडरलाइंग डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, इन मरीजों में ये वाली ड्रग्स बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाती है। सो हमने ड्रग्स की बात करी, ओवर द काउंटर जो भी दर्द की दवाइयाँ हैं, बट अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से डायबिटिक पेशेंट्स और हाइपरटेंशन पेशेंट्स, क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन किडनी प्रॉब्लम की इससे है एंड यंगर हैं, व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू देम दैट दे शुड डू इजी स्टेप्स में आप कैसे कर सकते हैं कि किडनी प्रॉब्लम्स उनकी आए नहीं, और आए तो क्या कर सकते हैं वो लोग? से बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि सबसे जो पहली चीज़ है कि सबसे पहले आपको बीमारी की सीवियरनेस या बीमारी आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप ब्लड प्रेशर हो गए तो कोई भी ऐसा दवाई या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जादू जिससे कि वो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। वो बीमारियां यूजली आप कंट्रोल कर सकते हो, उनको आप ठीक नहीं कर सकते। डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये दवाइयों से या अपनी डाइट से या अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि दवाइयाँ जो डॉक्टर आपको दे उसको रेगुलर फॉलोअप में रखना। अधिकतर देखा गया है कि बीपी की दवाइयाँ दिखाई, बीपी की दवाइयाँ ली, उसके बाद में उनका बीपी ठीक रहने लग गया, उन्होंने दवाइयाँ छोड़ी, उसके बाद में क्योंकि ये जो बीमारी होती है उसमें कई बार सिम्टम्स नहीं आते। कई कहते हैं साहब मेरा 200 बीपी बता रहे हो आप, मेरे को तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है। शुगर आप 400 बता रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली इनमें कई बार सिम्टम्स नहीं भी आते हैं। तो आपको रेगुलर चेक करके आपको सबसे पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरा, यूजली कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं सर वो शुगर तो हम रेगुलर चेक करते थे। नहीं, शुगर के अलावा आपको एक बार फुल बॉडी चेकअप यूजली साल में एक बार, इसमें आँखों का भी है, हार्ट का भी है, किडनी का भी है, साल में एक बार आपको रूटीन टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये रूटीन टेस्ट में ही पकड़ में आती हैं। इसके अलावा कुछ एक सिम्टम्स होते हैं, जैसे पैरों में सूजन आना, पेशाब में झाग आना, पेशाब में खून आना, चेहरे पे थोड़ी सूजन रहना, या पहले से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल था अब एकदम से अनकंट्रोल होना। ये कुछ वार्निंग साइंस है कि इसका मतलब कि आपके शरीर में कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं। उन चीज़ों को आपको देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सही टाइमली सबसे पहले बीमारी को समझें, उसकी दवाइयाँ रेगुलर लें और रेगुलर चेकअप कराते रहें, ताकि कोई भी चीज़ है उसको अपन टाइमली डिटेक्ट कर सकें। सो थैंक यू। आई थिंक बहुत सिंपल आपने इस चीज़ को हमारे व्यूअर्स के लिए डिकोड कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मे बी हम टाइमली डायग्नोस करने के बाद में या आपके पास में आते होंगे, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग अभी भी डायलिसिस के बारे में या तो कोई भ्रांति है या वो मिथ है। तो हाउ डू यू काउंसल पेशेंट्स, और व्हेन डू पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डायलिसिस, या एज अ डॉक्टर आप कब सोचने लग जाते हो कि अब इस पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी? सर देखिए, जब भी आते हैं हमारे पास यूजली काफ़ी एडवांस स्टेज वाले ही पेशेंट्स आते हैं, तो कई बार तो हमें शुरू में ही उनको एडवाइस करना पड़ता है। पर यूजली केवल क्रेटिनिन एक वैल्यू नहीं है जिससे हम डायलिसिस के लिए एडवाइस करते हैं। क्रेटिनिन के अलावा ओवरऑल कई दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जिसमें क्लिनिकल मार्कर्स होते हैं, कुछ दूसरे लैब पैरामीटर्स होते हैं, जिसके हिसाब से हम उनको अर्जेंसी है या नहीं है वो डिसाइड करना है। पर एज ए यूजुअल हमारे पास अगर कोई फॉलो वाला पेशेंट आता है तो हम उसे बोलते हैं, यूजली 5 के ऊपर अगर उसका क्रेटिनिन स्लोली बढ़ रहा है और कोई एक्यूट कारण नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं कि भैया अब आपको आगे चल के रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आइडियल जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ रीनल ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। और अगर वो किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो फिर उनको डायलिसिस की तैयारी करनी चाहिए। अगर तैयारी की बात मैं कहूँ तो यूजुअली हम लोग उन लोगों को फिस्टुला बनाने के लिए बोलते हैं। हालांकि बहुत कम लोग हैं जो कन्विंस हो पाते हैं, क्योंकि डायलिसिस के नाम से यूजुअली पेशेंट डर जाता है कि साहब कब कितनी बार करानी पड़ेगी, हफ्ते में 2 बार करानी पड़ेगी, कैसे कराएंगे। पर देखिए होता क्या है, कई बार अपने पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो जो चीज़ अपने जिस बीमारी का जो इलाज है वो इलाज उस तरीके से ही करेंगे तभी अपन स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा तो यही रहता है, यूजुअली जब जीएफआर हम लोग क्लिनिकल टर्म में बोलते हैं कि जीएफआर अगर 15 से कम हो जाता है
तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की अपने को तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी में अगर उनके पास डोनर अवेलेबल होता है तो हम सीधा ट्रांसप्लांट के लिए उनको काउंसिल करते हैं। इन केस ऐसा नहीं होता है तो दूसरा है कि एक बार कैडेवरिक जो रजिस्टर है उसमें वो एंट्री करवा लें और डायलिसिस के लिए तैयारी कर लें। डायलिसिस की तैयारी के लिए बेस्ट होता है अपन एवी फिस्टुला बनवा लें। फिस्टुला बनने के बाद में उसको तैयार होने में महीना 1.5 महीना लगता है। अगर वो तैयार होता है तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि तैयार होते ही अपने को डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस अपन लॉन्गर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तैयार रहेगा तो फिर कभी इमरजेंसी में डायलिसिस की ज़रूरत होगी तो परेशानी नहीं होगी। आपने डायलिसिस के बारे में आई थिंक बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि अगर किडनी का फंक्शन एक लेवल से कम हो जाता है तो आप लोगों को डायलिसिस एडवाइस करते हैं। वहीं आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी ट्रांसप्लांट के बारे में। किसी न किसी कारणवश हमारे मन में या हमारी सोसाइटी में ट्रांसप्लांट को लेके अभी भी डिफरेंट ओपिनियंस हैं। बट एज अ पर्सन ऑफ साइंस and you have experience of so many years doing transplants, how easy is transplant today in India, and what is the success rate, or what is the success that you have seen of kidney transplants? सर अगर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स देखूँ सॉलिड ऑर्गन में, आई थिंक किडनी ट्रांसप्लांट मोस्ट कॉमन, मोस्ट सिंपलेस्ट है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट अलग चीज़ होगी। बाकी सॉलिड ऑर्गन के अंदर कारण दो चीज़ें हैं कि सर इसमें एक तो कैडेवरी को लाइव दोनों ही हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा सर्जिकल स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं चाहिए, मतलब आराम से सर्जरी वगैरह बहुत कॉमन है, बहुत बड़ा कोई सेटअप हमें नहीं चाहिए होता है। और तीसरी चीज़ है कि इसके बाद में अगर रेगुलरली इम्यूनोसप्रेशन वगैरह टाइमली लेता है और कोई दिक्कत नहीं होती है तो यूजुअली जो रिलेटेड वाले जो होते हैं उसमें हम लोग मानते हैं कि 10 साल में यानी 10 इयर्स में जो ग्राफ्ट सर्वाइवल है वो 60 to 70% रहता है। यानी कि 10 साल तक 100 में से 60 से 70 ग्राफ्ट है वो वर्किंग रहेंगे। तो एक तरह से बहुत अच्छी हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके। हाँ, डेफिनेटली ये दिक्कत आती है कि डोनर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है, इस कारण से सब लोग ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते हैं। अदरवाइज़ ट्रांसप्लांट ही इसका एकमात्र उपचार या एकमात्र ट्रीटमेंट है। क्यों है? क्योंकि डायलिसिस डेफिनेटली जिनके पास ऑप्शन नहीं है उसके लिए डायलिसिस भी एक ऑप्शन है, लेकिन डायलिसिस में कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपको हफ्ते में 2 या 3 बार कराना पड़ेगा। आपको सेंटर आपका पास में, हीमोडायलिसिस की बात कर रहा हूँ, तो सेंटर नहीं होगा तो आपको जाना पड़ेगा। आपकी लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ेगा। खाने पीने का स्पेशली फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बहुत रखना पड़ता है। इसके अलावा जो डायलिसिस होता है उससे केवल जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकाले जा सकते हैं। जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो नहीं होता। तो जैसे हीमोग्लोबिन कम होता है तो बाहर से आपको एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। कैल्शियम फॉस्फोरस जो मेटाबॉलिज्म है उससे भी आगे चल के दिक्कत होती है। जबकि ट्रांसप्लांट कराने के बाद में क्योंकि किडनी की जगह किडनी आ गई है तो किडनी आपके सारे फंक्शंस टेकन केयर कर लेती है। बस आगे उस इम्यूनोसप्रेशन अपने को मिनिमल डोज में देना होता है ताकि किडनी रिजेक्शन में नहीं जाए। एक क्वेश्चन मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये अगेन फॉर अ ले पर्सन, जैसे आपने वैसे बोला 60 से 70% सक्सेस रेट है। व्हाट अबाउट द लाइफ ऑफ द डोनर? जो किडनी सपोज मैं डोनर हूँ, मैं कितना अपना नॉर्मल दिनचर्या निकालता हूँ? मेरे मन में कई बार क्वेश्चन आता है ये कि अगर मैं किसी को एडवाइस कर रहा हूँ तो वो उसकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपके इस मंच के माध्यम से मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, डोनेशन के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं खुद की विल के बाद में हम लोग सारे टेस्ट और सब कुछ करके देखते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ फिट होने के बाद में, सब तरफ से फिट है तो ही हम उनको डोनेशन को लिए लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ईश्वर ने 2 किडनियाँ दी हैं। अगर 2 किडनी में से एक किडनी कई बार ख़राब हो जाती है, उसके कारण से निकालना पड़ता है। ऐसे अगर आप किसी और को देते हो तो उस पर आपके शरीर पे कोई भी कुप्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार हम लोग जैसे डोनेशन के लिए रूटीन चेकअप कराते हैं। 60 साल की माताजी हैं, सोनोग्राफी कराई, उनके एक ही किडनी है, तो उन्होंने 60 साल एक किडनी से निकाल लिए। वो तो उनको पता ही नहीं था, वो तो बाई चांस जाँच कराई तो पता चला।
तो किडनी डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे भाई डोनर जो है वो एक नॉर्मल आदमी है, तो हम किसी भी प्रकार से हम नहीं चाहेंगे कि वो मरीज बन जाए, कि एक मरीज को ठीक करने के लिए दूसरे को हम मरीज नहीं बनाते हैं। तो डोनेशन हमें लगता है कि एकदम सेफ है तो ही हम आगे बढ़ते हैं, और यूजली डोनेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। डोनेशन के बाद में जैसी लाइफ वो पहले व्यतीत करते थे, जैसा खाना पीना पहले रहता था, उसी खाने पीने को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो नॉर्मल ऑपरेशन के बाद में महीने भर जो अपने को रेस्ट करने की ज़रूरत होती है वो रेस्ट करें। उसके बाद में ना तो उन्हें कोई दवाई की ज़रूरत होती है, ना उनको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। हाँ, कोई तकलीफ़ होती है तो ज़रूर वो अपने डॉक्टर जो भी हैं उनसे मिल लें। बाकी किडनी डोनेशन बहुत ही सेफ़ है और इसमें डोनर को कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। और अगर सारे टेस्ट कराने के बाद में अगर कहीं पे भी फिजिशियन को या नेफ्रोलॉजिस्ट को लगता है कि भाई इससे आगे जाके दिक्कत हो सकती है, तो यूजली उनकी हम लोग किडनी डोनेट नहीं करवाते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर अजय। बहुत इन्फॉर्मेशन रिच सेशन रहा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ चीज़ें, आई थिंक वी टॉक्ट अबाउट ऑर्गन डोनेशन, हम जैसे बोलते हैं अंगदान महादान, तो इफ़ यू कैन बिकम अ ऑर्गन डोनर, आई वुड रिक्वेस्ट, there are agencies now who you can register with. Secondly, if you're a diabetic or a hypertensive, please consult your doctor. आप अपने टेस्ट, रूटीन टेस्ट कराएं। मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगा, अपने बर्थडे पे फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं। अपने आप को एक गिफ्ट दें फुल बॉडी चेकअप का अपने बर्थडे पे। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू विल गिव योर सेल्फ। थर्डली, डॉक्टर अजय ने जैसा बोला कि अगर आप बहुत लंबे समय से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। हर दवाई का कोई ना कोई बेनिफिट भी होता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम्स, please do not hesitate to get in touch with a specialist. A lot of times हम चीज़ों को स्थिर बना सकते हैं ताकि उनकी प्रोग्रेस आगे तक नहीं बढ़े। सो इस साल डेफिनेटली जो मंत्र है वो यही है, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट योर किडनी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजय पाल सिंह, रियली अप्रिशिएट इट।